हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDX गुरु में। दोस्तों, हमने क्वेश्चन नंबर 70 तक अपना यूपी ट्रिपल एस सी पैट का पार्ट टू मतलब पार्ट वन टेस्ट टू का पार्ट वन हमने 70 क्वेश्चन तक पढ़ लिया था। आज शुरू करेंगे 71 से 75, मतलब 71 से 100 को कंप्लीट करेंगे पूरा। अभी इसमें है 71 से 75, यानी क्या है, ये हिंदी का क्या है, अनसीन पैसेज। चलो तो पढ़ो, गद्यांश दिया है मतलब। अब पढ़ो। विचार विनिमय के लिए केवल मनुष्य को ही वाणी का वरदान प्राप्त है। पशु पक्षी अपने भाव और विचार शारीरिक मुद्राओं और संकेतों द्वारा प्रकट करते हैं। वाणी के अनेक रूप हैं जो भाषा और बोली कहलाते हैं। प्राय सभी स्वतंत्र देशों की अपनी भाषाएं हैं, उनके साथ उनकी स्थानीय बोलियां भी हैं जो भाषा का ही प्रादेशिक रूप है। सबसे अधिक सुगम, सरल और स्वाभाविक भाषा क्या है, मातृभाषा है। यह बालक को जन्मजात संस्कार से मिलती है। कहाँ से मिलती है? जन्मजात संस्कार से मिलती है। अन्य भाषाएं अर्जित भाषाएं होती हैं जो अभ्यास द्वारा सीखी जाती हैं। अपने घर, परिवार, वर्ग, जाति और देश के मध्य विचार विनिमय के लिए सबसे सरल मातृभाषा ही होती है। अपनी मातृभाषा द्वारा जितनी सहजता से भाव व्यक्त किया जा सकता है, वैसा सहज सामर्थ्य किसी अन्य अर्जित भाषा में नहीं होता है। राष्ट्र की एकता और पारस्परिक विचार विनिमय की सुविधा के लिए राष्ट्रभाषा की आवश्यकता में किसी को भी संदेह नहीं हो सकता। सभी राष्ट्र अपनी राष्ट्रभाषा को सम्मान देते हैं और व्यवहार में लाते हैं। भी स्वतंत्र भारत में भी हमें अपने राष्ट्र की भाषाओं को अपनाना चाहिए। राष्ट्रीय गौरव और स्वाभिमान के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 71 से बेस्ड है। पढ़ते हैं क्या है। राष्ट्रभाषा का महत्व इस तथ्य में निहित है कि राष्ट्र को खंडित करने में सहायक है, नहीं, राष्ट्रीय एकता की द्योतक है। इसलिए दो ऑप्शन सही है। अगला देखो 72 नंबर। राष्ट्र का गौरव सुरक्षित रह सकता है भाषाई विवादों को प्रश्रय देने से, नहीं, विदेशी भाषाओं को अपनाने से, स्वभाषाओं को ग्रहण करने से, है ना। तो कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 3, स्वभाषा को ग्रहण करने से। अगला देखो, भाषा द्वारा भावाभिव्यक्ति करने में समर्थ होते हैं क्या? भाषा द्वारा कौन भावाभिव्यक्ति कौन व्यक्त कर सकता है भाषा के द्वारा? तो कौन? वाणी का वरदान प्राप्त मनुष्य, ओनली मनुष्य ही कर सकते हैं। पक्षी नहीं कर सकते, बहता पानी नहीं कर सकता, विभिन्न प्रकार के पशु नहीं कर सकते हैं, केवल मनुष्य कर सकता है। मातृभाषा वह भाषा है जो सर्वाधिक ग्राह्य, लचीला और स्वाभाविक, कठोर, निरर्थक और दुरूह होता है, मस्तिष्क का विकास अवरुद्ध करता है, ज्ञान क्षेत्र को सीमित करता है, नहीं, सर्वाधिक ग्राह्य, लचीला और स्वाभाविक होता है। ए ऑप्शन। हमें मातृभाषा की आवश्यकता होती है क्योंकि वह क्या है, भावाभिव्यक्ति का महत्व सहज साधन है। भावाभिव्यक्ति का सहज साधन है, मतलब ऑप्शन 2। कौन से में? लास्ट वाले 75 में। ठीक है। अब 76 से 80 फिर सेम है। पढ़ो। कुछ महापुरुष तटस्थ होकर चिंतन करते हैं, तटस्थ होकर, है ना, और अन्वीक्षण, चिंतन, मनन, विश्लेषण, संश्लेषण आदि के आधार पर नई व्यवस्था की कल्पना करते हैं तथा नए मूल्यों, नए आदर्शों तथा नई आस्थाओं का सृजन करते हैं। नई व्यवस्था देने वाले ऐसे तटस्थ चिंतक धन्य होते हैं, क्योंकि केवल आलोचना करना तो सरल है किंतु उपाय बताना कठिन है। उपाय बताना कठिन है। मार्क्स ने कुछ उपाय बताए, लेकिन लेनिन ने उन्हें मूर्त किया। मार्क्स ने बताया, लेनिन ने मूर्त किया। रूसो, लास्की आदि ने भी उपाय बताए, उन्हें साकार करना अन्य जन पर निर्भर रहा, मतलब उन्होंने साकार नहीं किए। किंतु कुछ महापुरुष और भी आगे बढ़ गए। उन्होंने केवल उपाय ही नहीं बताया, बल्कि स्वयं एक निष्ठा से उस आचरण करने, मतलब उस पर आचरण करने के लिए जुट गए। महात्मा गांधी ने जो समझा वही कहा और जो कहा वही किया। उनके विचार, कथनी और करनी एक ही थे। उनमें अपनी बात कहने और आचरण करने का साहस था। उनका जीवन अपने सुझाए हुए उपायों और आदर्शों के आधार पर विहित प्रयोगों और अनुभवों की सजीव श्रृंखला है। महात्मा गांधी काल के प्रवाह के साथ नहीं बहे, वे युग प्रवर्तक हो गए, है ना। गांधी महान और अलौकिक पुरुष थे। ठीक है, महान और अलौकिक। अब देखो 76 नंबर क्वेश्चन। इस गद्यांश में लेखक ने महात्मा गांधी के विषय में क्या कहा है? केवल सिद्धांतवादी, उनकी कथनी और करनी में अंतर था, वे केवल आदर्शवादी थे, क्या कहा है? तो इसमें उन्होंने इनमें से कोई बात नहीं कही, टी ऑप्शन है। ठीक है, उन्होंने कहा है कि वे आदर्शवादी होने के साथ साथ कर्म में विश्वास भी रखते थे। कोई बात ही नहीं है इसमें से, चारों में से। तटस्थ चिंतन से क्या अभिप्राय है? तो ये निष्पक्ष होकर सोच विचार करना है ना, 3 है ना, बिल्कुल सही है। अगला देखो, उक्त गद्यांश का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? आदर्शवाद से, मार्क्सवाद से, समाजवाद से और कर्मवाद से। ऑप्शन 4 है। किससे है? कर्मवाद से। अगला देखो, गद्यांश में लेखक ने
मुख्य रूप से क्या वर्णित किया है? कुछ महापुरुषों का चरित्र चित्रण किया है, मार्क्स के सिद्धांतों की व्याख्या की है, महात्मा गांधी के चरित्र की विशिष्टता बताई है, महात्मा गांधी के सत्याग्रह का बताया है या नहीं? महापुरुषों के चरित्र का चित्रण किया है, ऑप्शन ए 79 में ए। अगला देखो 80। इस गद्यांश में लेखक ने यूरोप के कुछ महापुरुषों के विषय में क्या कहा है? उन्होंने नए मूल्यों की स्थापना की, उन्होंने कुछ आदर्श स्थापित किए, उन्होंने उपाय तो बताए पर उनका कार्यान्वयन दूसरों पर छोड़ दिया, ये बताया यूरोप वालों ने। ठीक है, चलो ग्राफ की सहायता से क्वेश्चन करना है आपको। चलो तो करते हैं। अब देखो एक चीज़ देखना, इसमें क्या किया है, इसमें 2007 तथा 8 में विभिन्न मॉडलों के मोबाइलों का प्रतिशत आवंटन दिया गया है ना, इसमें एक कंपनी का, ठीक है, एक मोबाइल कंपनी है, 2007 से 8 की उस कंपनी के मोबाइलों का, विभिन्न प्रकार के मोबाइल हैं, उनका आवंटन दिया है। देखो 2007 में मोबाइल फ़ोनों की कुल उत्पादन क्षमता 35 लाख और 2008 में 44 लाख है ना। आर्य का अध्ययन करें और कंपनी के एक कंपनी द्वारा 6 विभिन्न प्रकार के मोबाइलों का 2 वर्षों का प्रतिशत देखो। अब इसको थोड़ा छोटा कर लें, एक बार देख लेते हैं। चलो देखो भैया, ये कंपनी आपकी, ये कंपनी हो गई ABCD, ये हो गई इधर भी, और ये 2007 और 2008, और ये इनका परसेंटेज ऐसे, ये ठीक है। अब देखो इसमें पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, देख लेते हैं। वर्ष 2007 में निर्मित ABE मॉडलों के मोबाइलों की कुल संख्या कितनी है? तो 2007 में, ये तो 2007 रही है ना, 2007 रही, ABE ये वाला, ये वाला और ये वाला तीनों जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? इन तीनों को जोड़ देंगे तो देखो पहला है 30, और फिर अगला देखो यहाँ तक दिलो 45 ई का कितना है? ई का है 15, 45 और 15 है ना, ठीक है, 45 15 60 हो गया, 60 और इंटू टोटल कितना है? टोटल कितना है इसका है बताया? 35 लाख है, ये 44 लाख है, ठीक है, ये 44 लाख है, ये 35 लाख है, ओके याद रखना। तो 60/100 इंटू 35 लाख तो 21 लाख आ जाएगा। 21 लाख है ऑप्शन में, 21 लाख ये रहा, ठीक है। चलो अगला देखो 82 नंबर क्या बोलता है। वर्ष 2007 से 8 तक किन मॉडलों के उत्पादन में विचरण का प्रतिशत अधिकतम था? इनमें से बताना है। 2007 से 8, 2007 से 8 देखो विचरण मतलब होता है कि कितना बढ़ा, तो देखो परसेंटेज में कितना बढ़ा 2007 से 8 में किन मॉडलों में। तो पहला ऑप्शन है बी और सी। अब देखना ABC दे रखे हैं, ABCD दिए हैं चारों, तो विचरण मतलब होता है बढ़ना। अब देखो प्रतिशत अधिक, विचरण मतलब कितनी फर्क आया ये है, तो ए से ए में गए तो देखना फर्क आया है, बढ़ा है बिल्कुल, तो विचरण है। बी से बी में देखना मतलब इसका विचरण मतलब 2007 से 8 में जाएंगे तो बी का 2007 और डी का 2007, नहीं मतलब 2007 का बी और 2008 का बी, इनमें फ़र्क क्या है? देखो 30 से 40, ये 30 से 45 हुआ इस वाले में यहाँ बी, और ये कितना हो गया 40 से 60 हो गया, 20 हो गया, तो इसमें बढ़ा है, ठीक है। कितना बढ़ा है? 5 बढ़ा है, 5 बटे कितने के ऊपर? 15 के ऊपर। और ये कितना बढ़ा है? 30 के ऊपर। ये कितना बढ़ा है? 10 बढ़ा है, ये 40 तक पहुँच गया, 10/30, 10/30 इंटू 100 करेंगे 33% आएगा। और इसको कितना करेंगे? दूसरे को करेंगे वही सेम, 5/15 गुणा 100 तो वो भी 33 सही है, 3% आएगा, सेम आ गया। और डी में क्या है? ABC में देख लो, सी में देखो यहाँ कितना है, 45 से लेके और कहाँ तक जा रहा है? ये 65 तक, यानी 20। और ये कितना हुआ है सी में देखना, ये कितना हुआ है? 60 से लेकर 75 तक, 15 घटा है ये तो, है ना। तो ये क्या हुआ है? ये घटा है। अब देखो ABC में हो गया, अच्छा जी। अब देख लेते हैं ई में, और देख लेते हैं एक बार, हैं डी से ई में जाने पे कौन सा बढ़ा है? तो देखना एक बार, डी से ई, डी 70 से 65 से 75 में तो 10 है, और डी से इसमें देखो नहीं, ई देखो ना, डी से ई में, हाँ तो 75 से लेके 90 तक, यानी 15। और ई यहाँ घट गया भाई, नहीं फिर ये नहीं है, तो मतलब सबसे ज़्यादा अब दोनों बराबर आया, देखो ए में आया बी में बराबर आया, लेकिन विचरण क्या है? इसमें ज़्यादा है ना, कौन से में? ए से बी में, ठीक है। करना थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन है, कौन सा है? ए से बी में कहाँ है? तो ऑप्शन डी, ये वाला 4, ठीक है। चलो अगला देखो। वर्ष 2007 और 8 में निर्मित बी प्रकार के मोबाइलों की संख्या में कितना अंतर है? 7 और 8 में बी प्रकार के मोबाइल। अब देखो 2007 में बी प्रकार के मोबाइल कितने हैं? तो ये हैं कितने? 15 थे, 15 गुणा 35/100 कर दो, इतने आ जाएंगे, है ना। उसके बाद में फिर ये हैं कितने? ये तो 40 से लेके और 20 मतलब 60 तक 20 है, तो वही 44 लाख हैं इसमें, क्योंकि 44 गुणा 20/100, तो इसमें कितने आ जाएंगे? दोनों को फिर माइनस करना है, तो कितना आया? तो भैया ये आएगा 880 माइनस 525 आएगा, तो इसमें कितना अंतर आ जाएगा? 355 लाख का अंतर आएगा, ठीक है। ऐसे निकाला जाएगा, 355 लाख है कहीं, ए ऑप्शन सही आ जाएगा इसका, ए ऑप्शन निकाल लेना, जो बता रहा हूँ करके देखना एक बार, तभी अपने होगा। वर्ष 2008 में ए प्रकार के मोबाइलों का प्रतिशत
उत्पादन मतलब 2008 में ए प्रकार के मोबाइल का प्रतिशत उत्पादन वर्ष 2007 के बराबर होता तो वर्ष 2008 में ए प्रकार के मोबाइलों का उत्पादन कितना होता, ये बताया है। तो ये बोल रहा है 2008 में ए प्रकार के मोबाइलों का उत्पादन है। तो अब देख लेते हैं एक बार ए का कितना, मतलब बी के, ये बोल रहा है 2008 में जो उत्पादन है वो 2007 में ए का जो उत्पादन है उसके बराबर होता तो कितना होता, ये पूछा है। तो देखना एक बार 2007 में ए का उत्पादन कितना 30 और 2040 में 2008 में ए का उत्पादन 40 है, 40% है, लेकिन बोल रहा है 7 के बराबर होता, बोल रहा है 7 के बराबर होता मतलब तो 7 में कितना है, ये 30 है, तो यानी 30% होता, लेकिन कितने का, ये 44 है भैया, इसका 44 का 30% लगाओ तो कितना आ जाएगा, 44 गुणा 30/100, तो कितना आएगा पता ना, ये आएगा भैया कितना, 13,20,000 आएगा ना, कितना 132 आएगा, निकाल के देख लेना, 132 से शुरू होगा, तो कहाँ है 132 है कहीं, ये रहा, 13,20,000 आएगा, 13,20,000 है ना। तो अब देखो यदि ये कंपनी द्वारा डी प्रकार के मोबाइलों की प्रत्येक वर्ष की उत्पादन संख्या के 85% मोबाइल बेच दिए जाएँ तो डी प्रकार के कितने मोबाइल बिना बिके, मतलब 15% बिना बिके रहे। तो डी प्रकार के मोबाइलों की प्रत्येक वर्ष की उत्पादन संख्या, अब देखो देखो थोड़ा सा ट्विस्ट है, तो प्रत्येक वर्ष की आपको उत्पादन निकालना पड़ेगा, है ना, ए का निकालो, फिर बी का निकालो, फिर सी का निकालो, फिर डी का निकालो, मतलब डी प्रकार के मोबाइलों की प्रत्येक वर्ष की उत्पादन संख्या निकालनी पड़ेगी आपको, है ना, डी के दोनों वर्षों की, मतलब देखो यानी कि डी टाइप का मोबाइल कौन सा, डी टाइप का ये है, इसकी 2007 में निकालो और 2008 में निकालो, तो देखो कितना हो गया, ये है 65 से और 75 तक 10%, यानी 35 लाख का 10% कितना हो गया, 35,000 हो गया, नहीं 3,50,000 हो गया। अच्छा दूसरा हो गया डी, डी कितना है 75 से 50, ये भी 10% है, तो 44 लाख का 10%, ये 0.4 लाख हो गया। अब क्या पूछा है, अब पूछा है दोनों में अंतर क्या है, तो ये जितना आएगा अभीष्ट उत्तर क्या होगा, मतलब इन दोनों में घटा के देखेंगे, 44 से इसको 4.40 से घटाएंगे और 3.3.5 लाख को, तो कितना आएगा 11,000 1,18,500 रुपये ऐसे आएगा। एक बार देख लेना निकाल के, यही आएगा है कौन सा, 1,18,000 ये आएगा, सी ऑप्शन आएगा 3, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, 86 से 90 करके देखना जो बता रहा हूँ मैं। अब देखो इसमें दिया है, ये क्या है, 2-3 सालों के छात्रों के अनुत्तीर्ण उत्तीर्ण फर्स्ट क्लास, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड श्रेणी दी है, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण वो सब दिए हैं, ठीक है। चलो तो निकालते हैं, और ये इनकी संख्या दी है छात्रों की। तो पूछा है पहला क्वेश्चन, 2008 में वर्ष 2008 में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना है। तो 2008 में प्रथम श्रेणी में कौन सा, देखो प्रथम श्रेणी कौन सा है, ये तृतीय, ये है प्रथम श्रेणी हल्का वाला काला, तो प्रथम श्रेणी ये है, कितना आ जाएगा, हर एक का मतलब है 10 पॉइंट, है ना, देखो 10 20 30 करके 50 पहुँच रहा है, 10 है तो यानी 20 हो गया, 20 और टोटल कितना पहुँच रहा है 160, तो 20/20 70 170, 20/170 गुणा 100, तो कितना परसेंट आ जाएगा, ये आ जाएगा, निकालो 20 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 11 सही 13/17 है, करके देख लेना, 11 सही 13/17 कहाँ है, ये वाला आ जाएगा। मतलब देखो वर्ष 2008 में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना है, 2008 में उत्तीर्ण छात्रों का, तो अनुत्तीर्ण घटा दो ना, देखो उत्तीर्ण कितने हैं, ये अनुत्तीर्ण हटा, ये वाला हटा दो बस 2008 का, मतलब 2008 कौन सा है, पहले वाला है, और ये हटा दो कितना है, तो देखो भैया 3 है, 1 2 3 3 है टोटल, 170 में 3 घटा दो, 140 बचे, टोटल 170 थे, तो 30 अनुत्तीर्ण हुए, तो भाई तो पास कितने हुए, 140 पास हुए, 170 में से 30 अनुत्तीर्ण तो 140 पास हुए ना, तो 140/170 गुणा क्या 100, अब निकाल लो क्या आएगा, तो ये आएगा भैया 82 सही 6/17, 82 सही 6/17 ही आएगा 17। और एक चीज़ और देखना, बटे 17 आ रही है ना, कभी भी नीचे 17 वाला ही आएगा, दोनों में केवल एक ही ऑप्शन में 17 था नीचे, है ना, ये भी पहचानने का तरीका था। अगला देखो, उत्तीर्ण छात्रों की संख्या के अनुसार विद्यालय में हाई स्कूल का सर्वोत्तम परिणाम किस वर्ष में रहा, 8 9 10 में। तो अब देखो उत्तीर्ण छात्रों के अनुसार, देखो अब देखना एक बार ये चीज़ देखो, 8 9 10 में तो उत्तीर्ण मतलब अनुत्तीर्ण वाले ये हैं, देखो ये अनुत्तीर्ण ये अनुत्तीर्ण ये अनुत्तीर्ण, लेकिन इसमें अब देखना यहाँ अनुत्तीर्ण कितने हैं 30, यहाँ कितने हैं 50, और यहाँ कितने हैं, यहाँ भी 30 हैं, लेकिन यहाँ 117 बच्चे हैं, यहाँ 190 बच्चे हैं, और यहाँ 200 बच्चे हैं, तो 200 में 30, वो तो परसेंटेज बढ़ाएगा ना, कहाँ जो है 170 में 30, ये तो 50 है, ये तो सबसे कम हो जाएगा, तो 2010 वाला ऑप्शन आएगा, क्योंकि भाई जितनी बड़ी संख्या होगी उसमें से छोटा संख्या तो परसेंटेज बढ़ जाएगी ना, तो इसलिए ऑप्शन 2010 आएगा। 2010 किस में दिया है, 2010 है कहीं, ये सी ऑप्शन 88 में ऑप्शन 3, एक मिनट, हाँ 88 है ना, 88 क्वेश्चन में कितना आ जाएगा,
2010। अगला देखो, वर्ष 2008 में तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी है? तृतीय श्रेणी में, अब देख लो तृतीय श्रेणी में 2008 में तृतीय श्रेणी में, तृतीय श्रेणी में कौन से हैं भैया? तो ये वाले हैं तृतीय श्रेणी में, खाली वाला। तो खाली वाला देखो यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 हैं, और एक खाना 10 का है, तो 60 हो गए ना, 60 बच्चे हैं। ठीक, कितने? 60 बच्चे, ऑप्शन 2। अगला देखो, वर्ष 2010 में द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना है? 2010 में, 10 वाला कौन सा? लास्ट वाला ये। और द्वितीय श्रेणी में, अब देखो द्वितीय श्रेणी कौन सा है? ये वाला जो डार्क काला है। द्वितीय श्रेणी में देखो, 1 2 3 4 5 6, 5 है ना द्वितीय श्रेणी में, 2010 में द्वितीय श्रेणी में। तो देखो भैया 60 हैं, 60, और टोटल कितने हैं 2010 में? 200 हैं। तो 60/200 गुणा 100, तो कितना होगा? 30% आएगा ये, तो निकाल लो। 60 गुणा 200/100, तो 30% है कहीं, ये ऑप्शन। चलो, अब ताल का बेस है अगला क्वेश्चन, 91 से 95 तक। अब देखो, विभिन्न शहरों में रह रहे ग्रेजुएटों और पोस्ट ग्रेजुएटों के, ग्रेजुएट हैं ये, पोस्ट ग्रेजुएट ये शहर हैं, ABCD करके, है ना, F तक। तो शहर C में ग्रेजुएटों और पोस्ट ग्रेजुएटों की संख्या के बीच अंतर, शहर C में इन दोनों के बीच में अंतर क्या है? 15,150 और 10,500। तो घटाओ भैया, 10,000 घटाएंगे 15 में से तो 5,000, और 500 में से 500, हाँ तो 500, मतलब 350 कम कर दो 5,000 में, तो 4650 है कहीं, 4650, पहले हम 4650, 4650 है कहीं, ये ऑप्शन 4650। अगला देखो, सभी शहरों में मिलाकर पोस्ट ग्रेजुएटों की औसत संख्या। अब पोस्ट ग्रेजुएट ये हैं, इन सभी में इनको जोड़ दो, इनको जोड़ने के बाद F6 से भाग दे दो, तो कितना आएगा? हाँ भाई, 92 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? इन सबको जोड़ो, 6 से भाग दे दो, तो कितना आएगा? 91,200 आएगा, और बटे 6 कर दो, तो क्या आ जाएगा? 15,200, 15,200 ये आएगा, जोड़ लेना। अब देखो, शहर A और शहर B में मिलकर ग्रेजुएटों की संख्या, शहर A और शहर B में ग्रेजुएटों की संख्या है, मिलकर ग्रेजुएटों की संख्या। अच्छा, शहर A और शहर, देख लो अभी, शहर A और B में ये ग्रेजुएटों की संख्या है नहीं, यानी 25,450, 25,450 हो गई। उसके बाद देखो अगला क्या बोलता है, और शहर A और E में मिलकर पोस्ट ग्रेजुएटों की संख्या में क्रमशः अनुपात क्या है? तो इसमें प्लस A और E 8,000, ये वाले में पोस्ट, और E में 20,000, तो 28,000, तो 25,450 अपॉन 28,000, तो कितना आ जाएगा? ये आएगा, हाँ ये करके देख लेना, दोनों काट लेना, काटने से आएगा 93 में ये आएगा 709, 709 अनुपात 560, 709 अनुपात 560 ये आएगा, बी ऑप्शन। ठीक, करके देख लेना। तो अब 94, शहर ADF, शहर ADF में मिलकर ग्रेजुएटों और पोस्ट ग्रेजुएटों की कुल संख्या कितनी है? ADF में दोनों, शहर ADF में देखो A D और F, इन तीनों को सबको जोड़ दो, इन 6 को जोड़ना है, बस यही तो पूछा है। तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 89,600 आएगा, है ना, 89,600। तो 89,600 कहाँ है? ऑप्शन 4 आ जाएगा। ठीक है। शहर F में ग्रेजुएटों की संख्या, इसी शहर में पोस्ट ग्रेजुएटों की संख्या का लगभग कितना %? शहर F में ग्रेजुएटों की संख्या पोस्ट ग्रेजुएट से क्या अनुपात है इसी शहर में F में? तो ग्रेजुएट 16,500, 18,500 का, 18,450 का कितना % है, ये निकालना है हमको। तो भैया 16,500 अपॉन 18,450 इंटू 100, तो ये 89% आएगा। काट लेना, काटना ही तो है, 89%। किसमें? ये आएगा 95 क्वेश्चन है ना, हाँ 89%, 89 कहाँ है? 89% डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है। अगला देखो, 96 से 100 करना है। देखो, सारणी में 5 में निम्नलिखित सारणी में 5 सप्ताह में 6 प्रिंटरों द्वारा मुद्रित प्रश्नों की संख्या दर्शाई गई है। सारणी का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और क्वेश्चन का आंसर देना है। देखो, अब देखो, 5 सप्ताह में 6 मुद्रकों द्वारा मुद्रित प्रश्नों की संख्या, अब मतलब ये है मुद्रक ABCDEF, है ना, ये 6, और सप्ताह दिए हैं, पहला सप्ताह, दूसरा सप्ताह, ऐसे करके। अब इसमें से क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, चलो कर देते हैं। पहले सप्ताह में सभी मुद्रकों द्वारा मुद्रित प्रश्नों की औसत संख्या पहले सप्ताह में, तो इनको जोड़ दो, और किससे? 1 2 3 4 5 6 से भाग दे दो, है ना। 464, 618, 628, 552, 638, 419, इन सबको जोड़ के 6 से भाग दे दो, ये है इसका मतलब। तो कितना आ जाएगा? जोड़ो, तो ये आ जाएगा 3519 डिवाइड बाई 6, तो 586.5 है, 586.5, ये ऑप्शन आ जाएगा पहला। अब 97 आ जाओ, मुद्रक C द्वारा सभी सप्ताहों को मिलाकर मुद्रित प्रश्नों की औसत संख्या, मुद्रक C में सभी प्रश्नों में ये इसकी औसत संख्या, तो कितने? 5 सप्ताह, इन सबको जोड़ दो, पाँचों को जोड़ दो, 528, 519, 503, 347 और 598, जोड़ के 5 से भाग दे दो, है, तो कितना आएगा? ये आएगा 2595/5, तो 519 आ जाएगा, 519 है कहीं, 2 ऑप्शन हो गए। ठीक है। किस सप्ताह में मुद्रित प्रश्नों की संख्या सर्वाधिक है? अब देखो,
किस सप्ताह में, है ना, पहले दूसरे में। तो ऐसे करके आपको ऐड करना है, ऐसे करके ऐड करेंगे तो देखेंगे पाँचवां सप्ताह जो है ना, ये पाँचवां सप्ताह है ना, पाँचवां सप्ताह में सबसे ज़्यादा है। देखो इन सबको जोड़ने तो पहले सप्ताह में आते हैं 3519, दूसरे सप्ताह में आते हैं 3025, तीसरे में आएंगे 3367, और चौथे में आएंगे 2550, और जबकि पाँचवें में आते हैं 3538। ऐसे सबको जोड़ना है, ठीक है। तो ये पाँचवां सप्ताह, ठीक। पाँचवां सप्ताह कौन सा है, ये ऑप्शन 4 वाला। देखो दूसरे सप्ताह में मुद्रक ए एवं ई द्वारा मुद्रित पृष्ठों का अंतर। दूसरे सप्ताह में ए और ई द्वारा, देखो सप्ताह दूसरा, दूसरा सप्ताह में ए और ई, ए के कितना है 569, और ई कितना है ये है 621। तो 621 में से 569 घटा दो, ये तो पूछा है, तो कितना आएगा, तो भैया 621 माइनस 569, ये आएगा 52, 52 है कहीं 52, ये डी ऑप्शन, डी ऑप्शन हो गया। लास्ट क्वेश्चन आज का, मुद्रक बी एवं सी द्वारा मुद्रित सभी सप्ताहों को मिलाकर पृष्ठों का अंतर। बी और सी द्वारा सभी को मिलाओ और फिर उनका अंतर, है ना। बी और सी में हमने देखो पहले भी कर लिया था, याद होगा आपको, बी और सी में सभी सप्ताहों का, बी और सी में देखो, बी और सी में इसको जोड़ो, अब एक मिनट इसको क्लियर कर लेते हैं पहले। बी और सी में ना देखो, बी ये है, इसको जोड़ो और इसको जोड़ो, दोनों को जोड़ के फिर दोनों में से जो बड़ा है उससे छोटा घटा दो, उसको पूछा है। तो बी में टोटल को जोड़ेंगे तो 2665 आएगा, इनको ऐसे जोड़ेंगे 2665 आएगा, और सी को जोड़ेंगे तो 2595 आएगा। 2665 माइनस 2595, तो कितना आएगा 70 आएगा, 70 ऑप्शन 2, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर हो गया संपन्न। आशा है आपको पसंद आएगा। अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों को बताइए, शेयर करिए और थोड़ा हेल्प करिए चैनल को बढ़ाने में। इस तरह से आपका जो है धीरे धीरे ये मॉडल टेस्ट पेपर कंप्लीट होते जा रहे हैं। अच्छा एक चीज़ है, आप इनको लगाइए, वीडियो को पॉज करके, तो पॉज दे के इसको थोड़ा सा लगा के देखिए, पॉज करेंगे तब आप समझेंगे, उसको कोशिश करेंगे। जो मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसे कर लो ऐसे कर लो, उसको करना है, करोगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ज़रूर करके देखना है, खुद उसको इम्प्लीमेंट करना है कि भाई ये जोड़ लो और इसको ऐसे भाग दो, ऐसे करो, फिर देखना जो आंसर मैं दे रहा हूँ वो आ रहा है कि नहीं। और दूसरी एक और बात, इसी नाम से RDX GS गुरु के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर लो। उस पर मैं इसकी PDF डालूंगा और इसके आंसर डालूंगा और पूरा डिस्क्रिप्शन भी डालूंगा, है ना। अभी डालना शुरू करूँगा, पहला एक तो मैंने डाल भी दिया है, दूसरे को आज डाल दूंगा, ठीक है, और इनके आंसर भी डाल दूंगा। ओके ठीक है, आप लोग इसको शेयर करिए, लोगों को बताइए। थैंक यू सो मच। ओके थैंक यू सो मच, जय हिंद।